प्रधानमंत्री के पद की और गोपनीयता की शपथ नरेंद्र मोदी ने ले ली है। राष्ट्रपति भवन में कल शपथ ग्रहण का बड़ा समारोह रखा गया, जहां पर पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को दिलाई। और इसके साथ ही आपको बताएं कि 71 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की मोदी के साथ। और जानकारी इस बात की है कि आज विभागों का बंटवारा हो सकता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इस शपथ के साथ ही पूरा राष्ट्रपति भवन पीएम मोदी के नाम से गूंज उठा, क्योंकि ये असाधारण है, ये ऐतिहासिक है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली थी, और अब है प्रधानमंत्री मोदी। इस बार मोदी कैबिनेट में कई नए चेहरे शामिल किए गए, तो कई पुरानों को भी मौका मिला। मोदी के साथ कुल 71 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इनके अलावा स्वतंत्र प्रभार के साथ 5 राज्य मंत्री बने हैं, जबकि 36 सांसदों ने बतौर राज्य मंत्री शपथ ली है। जिन कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है, उनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, मनसुख मांडविया और गिरिराज सिंह जैसे नेता भी शामिल हैं। इनके अलावा नए चेहरों में शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान को भी टीम मोदी 3.0 में शामिल किया गया है। इस ऐतिहासिक पल के कई विदेशी मेहमान भी गवाह बने। देखिए, मोदी 3.0 में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। जहां पुराने अनुभवी मंत्रियों को जगह मिली है, तो वहीं घटक दलों का भी खास ख्याल रखा गया है। इसके अलावा राज्य और समाज के हर तबके की नुमाइंदगी की झलक भी आपको मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में साफ देखने को मिलेगी। इस बार पीएम मोदी के साथ शपथ की हैट्रिक लगाने वाले कई मंत्री भी हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, श्रीपद नायक, गजेंद्र शेखावत, अनुप्रिया पटेल। वहीं अमित शाह दूसरी बार मंत्री बनाए गए हैं। तालमेल बिठाने के लिए एनडीए के सहयोगी दलों से 11 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें जेडीयू से ललन सिंह, जेडीयू से रामनाथ ठाकुर, एलजेपी आर से चिराग पासवान, एचएम से जीतन राम मांझी, अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल, आरएलडी से जयंत चौधरी, आरपीआई से रामदास आठवले, शिवसेना से प्रतापराव जाधव, टीडीपी से के राम मोहन नायडू, टीडीपी से पी चंद्रशेखर, जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी के नाम शामिल हैं। और यही नहीं, उम्दा परफॉर्म करने वाले राज्यों को इनाम भी मिला है। मंत्रिमंडल का समीकरण: यूपी से सबसे ज्यादा 10 मंत्री बने हैं, वहीं बिहार से 8 मंत्री और एमपी से 5 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, जबकि मोदी 3.0 में 7 महिलाएं मंत्री बनी हैं। और अब बात मुंबई की, जहां पर मॉनसून ने दस्तक दे दी है और मॉनसून के दस्तक के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मूसलाधार बारिश होने की वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी हुई और आज भी मौसम विभाग की तरफ से कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में मानसून के आगमन के साथ ही भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कल मुंबई में ऐसी बारिश हुई कि कई इलाके पानी पानी हो गए। जल भराव के साथ साथ ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। केरल के बाद अब मुंबई में मानसून समय से 2 दिन पहले पहुंच गया। इसके चलते मुंबई के साथ ही आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। इससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई, जिसके बाद तापमान कम हुआ और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई और आसपास के जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि इस पूरे हफ्ते मुंबई का अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लगातार मुंबई में तेज बरसात जारी है। मुंबई के उपनगर के निचले इलाकों में कई जगहों पर पानी भरने की जो स्थिति है वो सामने आई है। बीएमसी की तरफ से लगातार जो अलर्ट अपडेट्स हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं। एक बार फिर स्वागत आप सभी का। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। अब सबकी निगाहें विभागों के बंटवारे पर टिकी हैं। आज शाम तक सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है।
मोदी 3.0 का आगाज हो चुका है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने देश के पीएम के तौर पर शपथ ली और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने देश के हर वर्ग के प्रतिनिधि। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट पहली और दूसरी बार के मुकाबले बड़ी हो गई है। इस बार कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बने हैं। इस कैबिनेट में कई नए चेहरे भी हैं तो कई दिग्गज भी। कुल मिलाकर तालमेल, क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की कोशिश की गई है। कुल 71 मंत्रियों में से 59 लोकसभा के सांसद हैं, जबकि राज्यसभा के सांसदों की संख्या 11 है। जबकि 2 मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कुरियन जॉर्ज फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। इन दोनों को अगले 6 महीने में किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी होगा। मोदी 3.0 में 32 चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। मोदी कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री टीडीपी के राम मोहन नायडू हैं, जबकि सबसे ज्यादा उम्रदराज मंत्री एचएम के जीतन राम मांझी हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 में कई पुराने चेहरे हैं जिन पर पीएम मोदी ने फिर भरोसा जताया। उनमें शामिल हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटी, किरण रिजिजू, मनसुख मांडविया, सर्बानंद सोनोवाल और जी किशन रेड्डी। तीसरी बार मोदी सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें लगातार तीसरी बार मंत्री बनने का मौका मिला। उनमें शामिल है राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, श्रीपद नाइक, गजेंद्र शेखावत और अनुप्रिया पटेल। मोदी 3.0 में महिलाओं की शक्ति भी बढ़ी है और इस बार 7 महिला मंत्री बनी हैं। इनमें निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल कैबिनेट मंत्री बनी हैं, तो शोभा करंदलाजे, रक्षा खड़से, सावित्री ठाकुर और नीमोबेन बम्भानिया राज्य मंत्री बनी हैं। अगर पार्टियों की बात करें तो इस बार के मंत्री परिषद में सबसे ज्यादा यूपी बीजेपी से 61 मंत्री बने हैं, जिनमें पीएम का नाम ही शामिल है। वहीं जेडीयू से, टीडीपी से 2, जनता दल सेक्युलर, शिवसेना, आठवले की पार्टी आरपीआई, अपना दल सोनेवाल, जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से 1-1 मंत्री बने हैं। मोदी 3.0 की एक और खासियत है कि इस मंत्री परिषद में 22 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिला है। इसमें सबसे ज्यादा यूपी से 11, बिहार से 8, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 6, कर्नाटक से 5 और राजस्थान से 4 मंत्री बनाए गए हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। हालांकि इस बार बीजेपी को वहां बड़ा झटका लगा और उससे महज 33 सीटों और सहयोगियों को 3 सीटें मिली। फिर भी यूपी से पीएम सहित 11 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम राजनाथ सिंह का है, जो मोदी की पहली कैबिनेट और दूसरी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। उनके साथ राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह पुरी, आरएलडी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, बीजेपी से जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, गोंडा से बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा, आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल और बांसगांव से बीजेपी सांसद कमलेश पासवान शामिल हैं। मोदी कैबिनेट में साउथ को भी साधने की कोशिश की गई है। ऐसे में कर्नाटक से बीजेपी के 4 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जेडीएस कोटे से एचडी कुमारस्वामी भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। वहीं मूल रूप से तमिलनाडु से आने वाले एस जयशंकर को एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राज्य में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल मुरुगन को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। वो फिलहाल मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वहीं बीजेपी ने केरल से भी नेताओं को मोदी कैबिनेट में जगह दी है। केरल में इस बार कमल खिलाने मलयालम सुपरस्टार सुरेश गोपी को राज्य मंत्री बनाया गया है। वो लोकसभा चुनाव 2024 में त्रिशूर से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए हैं। और इसके अलावा केरल में बीजेपी के प्रदेश महासचिव जॉर्ज कुरियन को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो टीडीपी कोटे से 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। श्रीकाकुलम से सांसद राम मोहन नायडू ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। गुंटूर से टीडीपी सांसद चंद्रशेखर पोम्मस्वामी को राज्य मंत्री बनाया गया। वहीं राज्य की नरसापुर सीट से भाजपा सांसद भूपिता राजू श्रीनिवास वर्मा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और देखिए, नई सरकार को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। आज विभागों का बंटवारा हो सकता है। आज शाम तक मंत्रालय बांटे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ ही 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी और अब ऐसे में माना जा रहा है कि आज शाम तक विभाग बांटे जा सकते हैं। सभी की नजर इस पर कि कौन से मंत्री को कौन से विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और इसको लेकर बड़ा अपडेट ये है कि आज शाम तक विभागों का बंटवारा हो सकता है।
बीते कल प्रधानमंत्री के साथ 71 मंत्री शपथ ले चुके हैं। अब ऐसे में कौन से विभाग की जिम्मेदारी किस मंत्री को सौंपी जाती है, इसका इंतजार रहेगा और आज शाम तक यह इंतजार खत्म हो सकता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर काम करने का आदेश सुना दिया है, लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार है, लिहाजा चुनौतियां बड़ी हैं और जल्द ही 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है। कैबिनेट में अजित गुट से एक भी मंत्री नहीं है और एनसीपी ने यह साफ कहा है कि उसे कैबिनेट से कम मंजूर नहीं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या पिछले 10 साल की तरह ही मोदी 3.0 भी बड़े फैसलों की सरकार होने वाली है? नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार सत्ता संभाल चुकी है। पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में उनके अलावा 71 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें 30 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। मोदी 3.0 सरकार में ओबीसी के 27, एससी के 10, एसटी के 5 और अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है। हालांकि मुस्लिम समुदाय से किसी भी चेहरे को जगह नहीं मिली। इसके अलावा क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया। दक्षिण के राज्यों से भी मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही उन राज्यों पर भी खास ध्यान दिया गया जहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। इसी साल हरियाणा में चुनाव होना है, जहां पर बीजेपी पिछले 10 साल से लगातार सत्ता में है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी 10 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि इस बार उसे झटका लगा है और महज 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन विधानसभा चुनाव साधने के लिए हरियाणा से 3 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की। पिछली बार पार्टी की 29 में 28 सीट पर जीत हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की। लिहाजा वहां से 6 मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है, जिसमें हेवीवेट शिवराज सिंह चौहान भी शामिल है। उन्हें कैबिनेट में भारी भरकम मंत्रालय मिलने की उम्मीद है। अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा और मेरा अपना विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। दिन और रात अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिश्रम करके अपने देश के लिए और अपनी जनता के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। यूपी में इस बार बीजेपी को झटका जरूर लगा, लेकिन पार्टी ने सबसे बड़े राज्य से सबसे ज्यादा मंत्री बनाने का फैसला लिया, जिसमें जातीय समीकरण और सहयोगी दलों की हिस्सेदारी का भी ख्याल रखा गया। राजपूत समाज से 2 मंत्री राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह को बनाया गया। ब्राह्मण समाज से 1 मंत्री जितिन प्रसाद को बनाया गया। सिख समाज से 1 मंत्री हरदीप सिंह पुरी को बनाया गया, जो यूपी से राज्यसभा सांसद है। जाट समाज से 1 मंत्री जयंत चौधरी को बनाया गया, जो सहयोगी दल आरएलडी से आते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कुर्मी समाज से 2 मंत्री अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी को बनाया गया। लोधी समाज से 1 मंत्री बीएल वर्मा को बनाया गया। दलित समाज से 2 मंत्री एसपी सिंह बघेल और कमलेश पासवान को बनाया गया है। जो हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है, वो जो हम लोगों की पार्टी का जो बेस है, जो हम लोगों का उद्देश्य है, अपने देश को आगे ले आना, समाज को आगे ले आना, उसी में हम लोगों को मिलकर काम करना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इसके साथ साथ एक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है हमारे क्षेत्र के लिए, गोंडा के लिए, जहाँ के लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज राजनीति में जो कुछ भी हमें हासिल हुआ है वो हमारे क्षेत्र के, हमारे गोंडा के परिवार का आशीर्वाद और सहयोग है। वहाँ के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो इस लायक मुझे समझा, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। अपनी पूरी शक्ति से विषय को समझते हुए राष्ट्र के लिए जो बेस्ट दे सकते हैं वो कोशिश करें। अगले साल बिहार में भी चुनाव होना है, लिहाजा वहां के समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई। यूपी के बाद सबसे ज्यादा 8 मंत्री बिहार से बनाए गए, जिसमें सहयोगी दलों की भी हिस्सेदारी बराबर की है। बिहार से 8 मंत्रियों में भूमिहार जाति से 2 मंत्री गिरिराज सिंह और ललन सिंह बनाए गए हैं। ब्राह्मण समाज से 1 मंत्री सतीश दुबे बनाए गए। यादव समाज से 1 नित्यानंद राय बनाए गए। ईबीसी वर्ग से 2 मंत्री रामनाथ ठाकुर और राजभूषण निषाद बनाए गए हैं, जबकि दलित समाज से 2 मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बनाए गए हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी संकल्पित हुए हैं कि पहला टर्म और दूसरा टर्म से ज़्यादा आगे कठिन कदम उठाना है, ताकि भारत को
जो 11वां पोजीशन में था आर्थिक व्यवस्था के सिलसिले में 10 वर्ष में 5वां स्थान पर ले आए हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी की एकदम दृढ़ संकल्प है कि 2024 से 2029 के बीच में हम भारत को संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में ले आएंगे। महाराष्ट्र में भी इस साल चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा वहां का भी ध्यान रखा गया। वहां से 6 मंत्रियों को शामिल किया गया, जिसमें बीजेपी से 5, शिवसेना से 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। हालांकि तीसरे सहयोगी एनसीपी को भी एक स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री का ऑफर दिया गया, लेकिन पार्टी ने ऐन वक्त पर मंत्री बनाने का फैसला टाल दिया। एनसीपी की तरफ से कहा गया कि पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट में शामिल करने की मांग रखी गई, लेकिन बीजेपी से स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री का ऑफर मिला। अब चूंकि प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा वो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री नहीं बनना चाहते। पार्टी बाद में मंत्री पद के ऑफर पर फैसला लेगी। प्रफुल्ल पटेल साहब, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफा सेंट्रल में काम किया है और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा। इसीलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। एनसीपी के मंत्री परिषद में शामिल होने से कई तरह की अटकलें भी लगी, नाराजगी की बात भी कही गई। विपक्ष ने इसे लेकर तंज भी कसे, जिसके बाद खुद प्रफुल्ल पटेल ने सफाई दी। हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफ़र दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सब कुल मिलाकर मोदी सरकार का मंत्री परिषद आकार ले चुका है। उम्मीद है कि आज मंत्रालयों का बंटवारा भी हो जाए, उसके बाद मोदी 3.0 का गणपथ शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारी पीएम ने खुद कर रखी है। 100 दिन का एजेंडा पहले से ही तैयार है। दिलचस्प ये देखना है कि किसके हिस्से कौन सा मंत्रालय आता है। अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर एक बार फिर से बड़े आतंकवादी हमले से दहल उठा। रियासी जिले में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए नकाबपोश आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे ये कहा जा रहा है कि बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 घायलों का इलाज चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि 10 तीर्थयात्री जो थे उनकी मौत हो चुकी है, 33 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हमले के बाद रियासी के जंगल में सर्च ऑपरेशन सेना की ओर से चलाया जा रहा है। ये अलग अलग 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रियासी में आतंकी हमला किस तरीके से हुआ, बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिससे बस से नियंत्रण ड्राइवर का खो गया। उसके बाद खाई में जाकर के बस गिरी। 10 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है, 33 घायल हुए हैं और अटैक से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी आप देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर कायराना हरकत की है। आतंकवादियों ने वहां फिर दहशत फैलाने की कोशिश की। रियासी जिले में हुआ आतंकवादी हमला, तीर्थ यात्रियों के बस पर फायरिंग की गई। बस पर 30 से 40 राउंड की फायरिंग की गई। शिवखोड़ी मंदिर से कटरा लौट रही थी बस। हमले में 10 तीर्थ यात्रियों की मौत, घायल 33 तीर्थ यात्रियों का इलाज जारी। मौके पर पहुंची सुरक्षा कर्मियों की टीम, आतंकवादियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों की बस पर पहले से घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद ड्राइवर बस पर नियंत्रण कायम नहीं रख सका और बस पलटकर गहरी खाई में जा गिरी। हमले में 10 लोगों की मौत हुई, वहीं 33 तीर्थयात्री घायल हो गए, जिनका रियासी के जिला अस्पताल CHC त्रयाथ और GMC जम्मू में चल रहा है। लोगों के मुताबिक बस शिवखोड़ी मंदिर के पास रानोसू से जम्मू कटरा शहर जा रही थी। जम्मू कश्मीर के नंबर वाली इस बस में कई तीर्थयात्री सवार थे। हमले की खबर मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये
इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। जिस बस को आतंकियों ने निशाना बनाया, उस बस पर हमले से 10 मिनट पहले की सीसीटीवी फुटेज एबीपी न्यूज के पास है। ये बस शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी। एबीपी न्यूज पर अब आप हमले से कुछ मिनट पहले की उस बस की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर, जो बस हादसे का शिकार हुई। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये शिवखोड़ी से कटरा की सड़क है और इसी सड़क पर जो स्क्रीन आप देख रहे हैं यहां से चंद कदम दूर ही ये बस हादसे का शिकार हुई। ये बस श्रद्धालुओं को लेकर शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। ये देखिए, यही वो बस है जो यहां जिसे आतंकियों ने अपना निशाना बनाया और इस मोड़ के कुछ ही दूरी पर इस बस को आतंकियों ने निशाना बनाया, जिसके बाद इस बस में सवार 10 लोगों की मौत हो गई और 33 से ज्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक चेहरे पर नकाब लगाए 2 आतंकवादियों ने कंडा चंडी मोड़ के पास बस ड्राइवर पर गोली चलाई। इसके बाद बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। रविवार शाम 6:10 का समय था जब इस बस पर आतंकियों ने धावा बोला, फायरिंग की, जिसमें 10 यात्रियों ने जान गंवाई। ये बस शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी और उसी समय यहां पर एक मोड़ काटते समय छिपे आतंकियों ने इस बस पर हमला बोला और फायरिंग शुरू की। साक्ष्य देखिए, साक्ष्य मेरे सामने है कि किस तरह से इस बस पर गोलियां दागी गई, गोलियां चलाई गई और किस तरह से गोलियों ने इस बस को चीर दिया है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस हमले के बाद यह बस सड़क से करीब 40 मीटर नीचे गिरी और उसके बाद क्या हश्र हुआ है बस का, ये आप देख सकते हैं। हमले के बाद बस खाई में गिर गई थी, जिसमें कई यात्री फंसे हुए थे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। यात्रियों की पहचान की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वो स्थानीय नहीं थे, इसकी पुष्टि कर दी गई। जो शुरुआती रिपोर्ट मिली उससे पता चला कि वो सभी यूपी के रहने वाले हैं। शिवखोड़ी तीर्थ स्थल को सुरक्षित कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह इस कायराना हरकत की निंदा करते नजर आए। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राजनाथ सिंह ने पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी हमले की निंदा की और कड़ी कार्रवाई की बात दोहराई। हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया है, काफी हद तक मिलिटेंसी को खत्म किया है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि उन्होंने जिस प्रकार से कश्मीर से अब राजौरी, पुंछ, रियासी इस तरफ अपना गेम प्लान करना शुरू किया गया है, तो ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि जल्द उन लोगों को मार गिराया जाएगा, ढूंढ लिया जाएगा। मैं उन लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। जहां आतंकवादियों ने बस पर हमला किया वो इलाका रियासी और राजौरी जिले के बॉर्डर पर पड़ता है और पहले भी वहां पर आतंकवादियों के छिपे होने की खबरें आती रहती हैं। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बल आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। तो आतंकवादी हमले के बाद रियासी के जंगल को सेना ने घेर लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, आर्मी वहां पर बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये बड़ी खबर, रियासी के जंगल को सेना ने चारों ओर से घेर लिया है और कहा जा रहा है कि बड़ा सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। ड्रोन से जंगल की निगरानी वहां पर की जा रही है और हमले वाली जगह पर सेना के अधिकारी वहां मौजूद हैं। ड्रोन से भी वहां पर निगरानी की जा रही है जंगल की और साथ ही आर्मी बड़ा सर्च ऑपरेशन वहां पर चला रही है। रियासी के जंगल को सेना ने वहां घेरा है इस आतंकवादी हमले के बाद। अपने टीवी स्क्रीन पर जो ड्रोन देख रहे हैं ये अति आधुनिक V3 नेत्रा ड्रोन है, जिसे अब रियासी में चल रहे सर्च ऑपरेशन में उतारा गया है। दरअसल इससे पहले भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर एक ड्रोन उतारा था, लेकिन क्योंकि ये जंगल काफ़ी घने हैं, पौनी के जंगल है, काफ़ी घने जंगल हैं और यहाँ पर उस कैमरा से, उस ड्रोन से शायद आतंकियों को तलाशने में सुरक्षा बलों को दिक्कतें हो रही थी, जिसके बाद अब यहाँ पर
अल्ट्रा ड्रोन जो है V3 नेत्रा उसे उतारा गया है और यहाँ पर बाकायदा एक सेटअप लगाया गया है ताकि पौनी के ये जो जंगल हैं जो काफ़ी घने हैं और जहाँ पर बताया जा रहा है कि आतंकी शरण लिए हुए हैं, वहाँ पर नज़र रखने के लिए बाकायदा यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक सेटअप लगाया है ताकि इस अल्ट्रा मॉडर्न ड्रोन से जो है तस्वीरें ली जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि ड्रोन 3 किलोमीटर रेडियस तक तस्वीरें ले सकता है और इस अपने रेडियस में छिपी छोटी से छोटी चीज़ को बारीकी से ये देख सकता है। इसीलिए शायद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब इस ड्रोन की मदद ली है ताकि यहाँ छिपे आतंकियों को ढूंढा जा सके और